बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और क्लास 9 फ़िज़िक्स की न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन जो है, इसका सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चन सारे के सारे टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में हम सब का सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट on gravitational pull between two objects if medium between them is changed। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमेशा। और इसके बारे में आपसे सवाल में ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो कि एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके दरमियान अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए, यानी लेट्स सपोज कभी हम उनके दरमियान रख रहे हैं एयर, कभी हम रख रहे हैं उनके दरमियान पानी, कभी हम रख रहे हैं उनके दरमियान स्टील, कभी लकड़ी का टुकड़ा रख रहे हैं, कभी प्लास्टिक रख रहे हैं। तो इस तरह से मीडियम चेंज करने से क्या उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, तो क्या उस पे कोई फ़र्क आएगा, वो कम या ज़्यादा होगी या नहीं होगी? इसके हवाले से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसके बारे में न्यूटन का लॉ है, और जो कि हमें फार्मूला किताब में आपकी गिवन भी है कि F इज़ इक्वल टू कैपिटल जी, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 ये मासेस हैं ऑब्जेक्ट्स के। m1 ऑब्जेक्ट 1 का मास होता है और m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास होता है। r जो है दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। तो इसमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मीडियम के हवाले से जो है कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रही हो। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है। इसके अलावा किताब में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं इसके हवाले से, जो कि कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये बात लिखी हुई है, मेंशन है ये बात, कि ये हमेशा जो है वो अट्रैक्टिव नेचर की होती है और ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। तो यही बात यहाँ पे हम लिख देंगे कि ग्रेविटेशनल पुल जो है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल पुल इफ़ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज़ चेंज्ड। यानी कि क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए जो है अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर चेंज करते हैं मीडियम, तो उन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। उनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के ऊपर, उस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वो चेंज नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच फोर्स कॉजेज़ द मून टू मूव इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। चाँद जो है ज़मीन के गिर्द अपने मदार में, अपने ऑर्बिट के अंदर जो है वो घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। और आपको मालूम है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, तो घूमने के लिए उसको चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगी, तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको पहले जो है, जो पिछली वीडियोज़ हैं उनके तरह बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, बल्कि जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, जैसे कि टेंशन, फ्रिक्शन, इन्हीं में से जो है कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धागे से बांधकर घुमाना शुरू कर दें, तो उस सूरत में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो धागे के अंदर जो मौजूद टेंशन फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही होगी। सिमिलरली, अगर कोई गाड़ी, कोई कार, कोई बाइक अगर किसी चुरंगी के राउंड अबाउट के गिर्द घूम रही है या कोई टर्न ले रही है, तो उस दौरान जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, वो वहाँ पर जो है वो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का जो रोल है वो प्ले कर रही होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर चाँद क्योंकि ज़मीन के इर्द-गिर्द घूम रहा है, अपने मदार में घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर, तो वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स है वो है ग्रेविटेशनल पुल। यानी चाँद और ज़मीन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने आपको इससे पिछले सवाल में भी बताया कि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। तो यही ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फ़ोर्स जो है, यही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का काम जो है वो कर रही होती है, रोल प्ले कर रही होती है। और इसी फ़ोर्स की वजह से जो है चाँद अपने ऑर्बिट के अंदर जो है वो घूम रहा होता है। तो द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। यानी कि चाँद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा होता है अपने मदार के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ और मून के दरमियान में है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मैंने मज़ीद अब यहाँ पे वजाहत की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर की होती है, यानी कि नौइयत के लिहाज से वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। यानी दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा
एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, दूर नहीं फेंकेंगे, दफ़ा नहीं करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, ठीक है। So the gravitational force is always attractive in nature and provides the necessary centripetal force required by the moon to move in orbit around the earth. तो ज़मीन के गिर्द चांद को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ज़रूरी फोर्स है वो प्रोवाइड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द अपने मदार में जो है वो घूम पाता है। तो यही जो है इसका फाइनल आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लैनेट्स। मुख्तलिफ जो सैयारे हैं, मार्स है, वीनस, अर्थ वगैरह, तो मुख्तलिफ सैयारों पर, प्लैनेट्स पर जो वज़न है वो मुख्तलिफ क्यों होता है, इसका रीज़न बताना है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ g इज़ गिवन बाय द रिलेशन w इज़ इक्वल टू mg। यानी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है जिसमें वो मौजूद है, वो उसको अगर हम जी से रिप्रेजेंट करें तो उसका रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन है, W इज़ इक्वल टू एम जी। एम मास है, जी ग्रेविटी है, W वेट है। अब मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, कहीं पे भी हम चले जाएं, किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं। तो अब इस फार्मूले में अगर हम देखें तो दो ही चीज़ें हैं, सिर्फ एक तो है मास और दूसरी है ग्रेविटी। अब मास तो हमने बता दिया आपको कि वो क्या है, कांस्टेंट है हर जगह पर। तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लेके जाएंगे तो मास तो उसका चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या चीज़ होगी, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के चेंज होने की वजह से जो है वो क्या होता है, वेट चेंज हो रहा होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे अगली लाइन में बता दी है कि बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, सो वेट इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है, इसी वजह से जो है वो क्या है, वेट जो है वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर जो है वो मुख्तलिफ होता है। और अगर आप इसे मज़ीद आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वैसे तो इतना आंसर काफ़ी है इसके लिए, लेकिन अगर आप इसे मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो जी का जो फार्मूला है उसका रेफरेंस देकर आप जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन, या सिर्फ एम भी लिख सकते हैं, एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, जो कि आगे हम यूज़ भी करेंगे कई जगहों पर, 7, 8, 9 जो हम न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसका रेफरेंस देकर भी आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता भी दूंगा मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी। अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे काइनेमेटिक्स चैप्टर में या और दूसरे और भी कहीं अगर हमने यूज़ की है, तो ग्रेविटी की हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो कि 10 थी वो हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8, ठीक है। और ऐसा यूनिट में अगर यूनिट चेंज कर देंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यही बात मैंने यहाँ पे बताई है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इन SI यूनिट्स इज़ 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। एक तो ये इसका यूनिट है, इसके अलावा एक यूनिट हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हम इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 इस्तेमाल कर रहे थे इससे पहले। एग्जैक्ट जो वैल्यू है इसकी वो होती है 9.8। मैंने वहाँ पर भी ये बात आपको मेंशन कर दी थी कि 9.8 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हम इसको 10 जो है वो लेकर सॉल्व कर रहे होते हैं। एक बात और जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये कि ग्रेविटी की जो वैल्यू, जैसा कि पिछले सवाल में भी मैंने बताया कि वो वेरी कर रही होती है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा था, अगर ग्रेविटी आप फाइंड करेंगे किस में, डेप्थ में, ज़मीन के डेप्थ में फाइंड करेंगे या ज़मीन के सरफेस से ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड पर, हाइट पर फाइंड करेंगे, तब भी जो है ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज करेगी, वेरी करेगी। और यहाँ उसने हमसे कहा है ये बात कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बताना है, तो पूरा जवाब हम यहाँ पे वर्डिंग के साथ कोट करके लिखेंगे, ऐसा यूनिट का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि अगर यूनिट चेंज कर देंगे तो वैल्यू भी जो है क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बदलने से वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। चांद पर जो है ग्रेविटी 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम होती है, ये आप याद भी कर लीजिएगा। इफ़ एन एस्ट्रोनॉट्स मास इज़ 80 kg ऑन अर्थ, यानी कि ऐसा बंदा जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट, उसका मास जो है ज़मीन पर वो कह रहे हैं कि 80 kg है, चांद पर उसका मास क्या होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है जनाब, ये मास तो चेंज करता ही नहीं है, चेंज ही नहीं होता, वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो जितना मास ज़मीन पर है उतना ही मास उसका चांद पे भी होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी जो है वो वेट को मुतासिर करती है, वो मास पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। सो द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट विल बी द सेम ऑन द मून एज इट इज़ ऑन द अर्थ, दैट इज़ 80 kg।
अब यही बात हमने अंग्रेजी में बता दी है, इसका जवाब हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू गो ऑन अ डाइट, अगर आप डाइटिंग करना शुरू कर दें एंड लूज़ वेट, और आप के वेट में कमी हो जाए, तो विल यू ऑल्सो लूज़ मास, क्या आपका मास भी कम हो रहा होगा? एक्सप्लेन करें इस बात को। जी जनाब, यकीनन। ये सवाल में ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आप जो है वेट में कमी देखते हैं अपने डाइटिंग करने की वजह से, तो वेट में जो कमी आ रही है वो किस वजह से आ रही है? क्या वो ग्रेविटी की वजह से आ रही है या वो मास में कमी की वजह से आ रही है? ठीक है, तो यकीनन आप अगर किसी ख़ास रीजन पे मौजूद हैं, वहीं पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आपके वेट में जो कमी होती है वो आपके मास में कमी कमी होने की वजह से होती है, ठीक है ना? क्योंकि वेट दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, देखें मास पे भी डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। अब एक ही जगह पर अगर रह रहे हो तो ग्रेविटी तो चेंज नहीं होगी ना उस जगह की, और आप अगर डाइटिंग कर रहे हो तो यकीनन आपका वेट जो लूज़ हो रहा है वो मास में कमी की वजह से हो रहा है। तो यही बात मैंने यहाँ पे बताई है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय द रिलेशन w इज इक्वल टू एम जी। इफ वेट, अगर कोई बंदा जो है अपना वेट लूज़ करता है डाइटिंग करने की वजह से, खुराक यानी खाने पीने में एहतियात करने की वजह से, इन दैट केस द रिडक्शन इन वेट इज़ ड्यू टू द रिडक्शन इन मास। तो इस केस में, इस सूरत में जो है क्या होगा, मास में कमी की वजह से जो है उसका वेट जो है वो कम हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी इस केस के अंदर। अब अगला सवाल देखते हैं जनाब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी की जो है वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, क्या होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक क्या वैल्यू होगी अगर रेडियस जो है वो कितना हो जाए, रिड्यूसेस टू हाफ, यानी कि ज़मीन जो है उसका जितना रेडियस अभी है अगर वो चेंज होकर उसका आधा रह जाए, तो तब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है स्मॉल जी, उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, यह हमें बताना है। तो ये जनाब फार्मूला यहाँ पे मैंने दिया, कोट किया है, और ये आपको मास ऑफ अर्थ वाली डेरिवेशन में भी मिल जाएगा बुक के अंदर, और इसके अलावा बुक में वहीं पर मास ऑफ अर्थ की जहाँ पे डेरिवेशन है उसके नीचे एक एग्जाम्पल मौजूद है, उस एग्जाम्पल में भी आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ इज़ गिवन बाय, यानी कि मास ऑफ अर्थ के लिए वो फार्मूला लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उसको रीअरेंज करके जी के लिए हमने जो है वो अरेंज कर लिया, उसी फार्मूले को, मास ऑफ अर्थ वाले फार्मूले को जी के लिए अरेंज कर लिया, ये आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल में भी। तो इसी फार्मूले पे से जो है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर जो है सॉल्व होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा ज़बानी। तो स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये सब स्क्रिप्ट में जो ई लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये अर्थ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी बातें बता दी हैं कि वेयर, जब भी आप कोई फार्मूला यूज़ करें तो कोशिश क्या करें कि जितने भी सिम्बल्स उसमें यूज़ हो रहे हैं उन सब के बारे में आप ज़रूर बताया करें कि कौन सा सिंबल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस सिंबल का क्या मतलब है। तो कैपिटल जी यहाँ पे बता रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और तरीका बताने का ये होता है कि आप सिंबल लिखें और सेमीकोलन लगाकर उसका नाम लिख दें कि जो वो चीज़ बता रहा है। तो कैपिटल जी लिखा मैंने, सेमीकोलन डाला, फिर बता दिया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। एम ई जो है ये मास ऑफ अर्थ है, आर ई जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। और सब स्क्रिप्ट बनाने में एहतियात करें, वो सब स्क्रिप्ट ही लगना चाहिए, वो कुछ और ना लगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं बहुत बड़ा सा करके इसको लिख देते हैं, वो ऐसा लग रहा होता है कि वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि वो सब स्क्रिप्ट नहीं लग रहा होता, वो वाकई में कोई सिंबल लग रहा होता है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, सब स्क्रिप्ट जो है वो सब स्क्रिप्ट ही नज़र आए। अब देखो, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हो रहा है इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है, तो ग्रेविटी भी चेंज होगी, और वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना जो है वो चेंज आ रहा है, उसमें नई वैल्यू क्या होगी। तो इफ़ G1, तो मैंने इसलिए जो यहाँ पे ग्रेविटी जो है उसको, ये क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल है एक, तो इसको मैंने चेंज करके जो है क्या कर दिया है, G1 कर दिया है, सब स्क्रिप्ट लगा दिया है 1 अपनी तरफ से, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी अब। तो इफ़ G1 इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ व्हेन रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसे हमें आधा करना है, तो आई ई दैट इज़ लिख के मैंने जो है उसकी डिटेल बता दी है कि आर ई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आधा करना है उसको, तो रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने डिवाइड कर दिया है 2 से। अब फॉर्मूला यही वाला होगा, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर ई अपॉन 2 पुट करेंगे, और स्मॉल जी जो है वो चेंज होकर हो जाएगा G1, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। तो हमने ये लिखा, अब देन G1 इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई अपॉन 2 होल स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक है। अब ये जो पावर 2 थी, अगले स्टेप में इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये आर ई पर भी आ जाएगी और 2 पर भी आ जाएगी, तो आर ई की पावर 2 हो गई, और 2 की पावर 2 जो है क्या होता है, 4 होता है, तो 4 हो गया। अब अगले स्टेप में ये फ्रैक्शन जो है ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, 4, ये 4 नीचे से यहाँ ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर में अगर मौजूद होती है तो
इसको हम सॉल्व इस तरह से करते हैं कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन होती है इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये 4GME/RE² ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब देखो GME/RE² इसका मैंने रेफरेंस दिया था कि किसके बराबर है, स्मॉल जी बराबर है कैपिटल GME/RE² के, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। तो ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, न्यूटन पर किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और इस पूरी चीज़ की जगह मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यू है 9.8, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आती है, तो 9.8 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया मेरे पास 39.2 न्यूटन पर किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस को क्योंकि कम कर रहे हैं, इन्वर्स रिलेशन है, कम करने पर ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो जनाब यहाँ पे देख लें बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये वैल्यू, 39.2 न्यूटन पर किलोग्राम हो गई है ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है मैंने जो न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन जो है अपलोड किए थे तमाम चैप्टर्स के, तो ये चैप्टर 6 जो है इसके भी न्यूमेरिकल मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, और सेल्फ असेसमेंट में जो 7, 8 और 9 क्वेश्चन है ये भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। एग्जाम्पल में जो उन्होंने सॉल्व किया हुआ है इस तरह के सवालों को, उन्होंने सारी वैल्यूज़ पुट करके फिर सॉल्व किया है। तो मैंने यहाँ पर ये किया है इसको आसान बनाने के लिए कि यहाँ पे मैंने GME/RE² जो है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये पूरी, इसमें हर चीज़ की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बजाय मैंने क्या किया, इसका रेफरेंस दे दिया है कि ये पूरी की पूरी किसके बराबर है, 9.8 के बराबर है। तो ये मैंने रेफरेंस देकर यहाँ पे इसको पुट करके मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर दिया है। इससे पहले जो मैंने अपलोड किया था सोल्यूशन, उसमें मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करके पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था, तो काफ़ी लेंदी हो गया था, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने आसान बना के जो है इसको आपको दे दिया है, तो सारे के सारा, तो उम्मीद है कि ये आपको ज़्यादा जो है आसान लगेगा। तो इस तरह से भी करेंगे तो ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई इसमें गलती नहीं है। रेफरेंस देना ज़रूरी है, ये रेफरेंस आप लाजमी दे दीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सिंस के 3 डॉट्स लगेंगे, और फिर जो अगला स्टेप होगा इसमें देयरफॉर के डॉट्स यूज़ होंगे, और ये आप फिर इजीली कैलकुलेट करके यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इसी तरह का है। इस बार वो कह रहे हैं फाइंड करें व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी फाइंड करनी है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर क्या हो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ़ इट्स मास रिड्यूसेस बाय 25%, अगर उसका मास जो है वो 25% कम हो जाए, यानी अभी जो उसका मास है उसमें 25% अगर कमी आ जाए, तो तब जो है ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें। तो अगेन वही वाला फार्मूला जो पीछे हमने बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ इज़ गिवन बाय स्मॉल जी इज इक्वल टू GME/RE² किया, सारे सिंबल्स के मीनिंग बताए। उसके बाद हमने कहा कि ग्रेविटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मास चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है भाई 25% चेंज हो रहा है। तो पहले 100% था, 25% की कमी लानी है, तो 100 में से 25% मैंने माइनस कर दिया, और मास ऑफ अर्थ था तो मास ऑफ अर्थ लिख दिया। अब उसको मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दी कि 100 - 25 होता है 75%, परसेंट का सिंबल हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, कर दिया डिवाइड, तो 0.75 ME हो गया। अब उसके बाद वही वाला फार्मूला दोबारा से यूज़ किया है, स्मॉल जी को मैंने रिप्लेस कर दिया है स्मॉल जी और सबस्क्रिप्ट में 1 से, और मास ऑफ अर्थ की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है 0.75 ME, क्योंकि मास चेंज हो गया है, ग्रेविटी भी चेंज हो गई है। अब ये 0.75 जी और ये ME सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0.75 को मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये पूरी जो वैल्यू GME/RE² इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, तो रेफरेंस दे दिया मैंने, इसका वैल्यू का 9.8 के बराबर होती है ये, तो यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया 9.8, और दोनों का मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया है 7.35 न्यूटन पर किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये बहुत ईजी हो गया है सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वो कह रहा है कि एक प्लेनेट है, उसका मास बताइए आप कि कितना होगा, और रेडियस उसने हमें बता दिया है कि कितना है, अर्थ के रेडियस का 20% है वो, ठीक है, यानी कि जो जितना भी अर्थ का रेडियस है उसका अगर आप 20% निकाल लें, तो वो जो है जो जिस प्लेनेट की हमें ग्रेविटी निकालने का कहा जा रहा है, सॉरी मास निकालने का कहा जा रहा है, उसकी जो है वो क्या है, उसका रेडियस जो है 20% है रेडियस ऑफ अर्थ का। अब इस सवाल में मसला ये है कि उन्होंने हमें यहाँ पर कहीं पे भी ग्रेविटी के बारे में नहीं बताया प्लेनेट के, कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है। तो मैंने इस सवाल को दो तरह से सॉल्व किया है। एक तो मैंने ये सोच के सॉल्व किया है कि ग्रेविटी जो है उसको मैंने एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया, और फाइनल आंसर भी ग्रेविटी के टर्म्स में ही दिया है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू पुट नहीं की, डायरेक्टली जो है बस जितना सॉल्व हो सकता था करके मैंने उसको वहीं पर रोक दिया है। और दूसरी बात, एक और तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको, वो ये
कि क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ की बात हो रही है तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी हमने अर्थ वाली ही इसमें यूज़ करनी है, बस सिर्फ रेडियस का इफेक्ट जो है हमें दिखाना है कि क्या आ रहा है ग्रेविटी पर। ठीक है, तो मैंने दोनों तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है और मेरे ख्याल से दूसरा वाला जो मेथड होगा वो ज़्यादा मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। चलें जी, अब आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ये मैंने जो सॉल्व किया है वो जी की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की है, बाकी पूरा सॉल्व मैं आपको करके दिखाऊंगा इसमें। तो मास ऑफ प्लैनेट मैंने बता दिया आपको, और ये इस तरह से आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा सेम इसी मेथड के साथ, यानी कि जिस तरह से मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसी तरह से वो एग्जाम्पल भी वहाँ पे मौजूद है। तो मास ऑफ प्लैनेट मैंने बता दिया यहाँ पे एम पी यहाँ पे जो है प्लैनेट के लिए मैंने यूज़ किया है सबस्क्रिप्ट, अर्थ के लिए मैंने ई यूज़ किया था तो प्लैनेट के लिए पी यूज़ कर लिया है। फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया है, मास ऑफ अर्थ वाला फॉर्मूला ही है, एम पी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन जी हो गया, कैपिटल जी। सारे सिम्बल्स की मीनिंग बता दी यहाँ पे हमने। अब रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ का 20% है, तो 20% का सिंबल हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करके 0.2 आर हमने इसको लिख दिया है। अब जनाब फॉर्मूला लिखा है हमने मास ऑफ प्लैनेट का, जिसमें क्या लिखा हुआ है जी, और फिर ऊपर मौजूद था इसमें आर स्क्वायर, दिखा देता हूँ मैं आपको, देखें आर स्क्वायर मौजूद था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 0.2 टाइम्स आर ई, और पूरे के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, नीचे है कैपिटल जी मौजूद। अब सारी वैल्यूज पुट करनी, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर होता है 6.38 एक्सपोनेंट 6 के, और कैपिटल जी जो है ये बराबर होता है 6.673 10⁻⁻11 के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप चाहें तो डेटा जो स्टार्टिंग में आप बनाएंगे या यहीं पर जहाँ पे मैंने सिंबल बताया था वहाँ पे भी आप ये वैल्यूज़ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़नी है वैल्यू, हम डायरेक्ट से वो वाला काम नहीं कर पा रहे जैसा हमने पीछे किया था कि रेफरेंस दिया था 9.8 वाला और डायरेक्ट पुट कर दी थी, तो वो काम हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे। अब देखो जीपी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है प्लेनेट की, वो मैंने यहाँ पे पुट नहीं की क्योंकि इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसने हमें सवाल में नहीं दी है, तो ये आखिर तक ऐसे ही चलता रहेगा, बाकी पूरी कैलकुलेशन हमने कर दी है। तो पूरा जो है सॉल्व इसको हम कर देंगे। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे मैंने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 6.38 को 0.2 से मैंने मल्टीप्लाई कराया और यहाँ 6, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये जो पावर 2 लगी हुई है ये दोनों पर है, इस पर भी है 10⁻6 पर भी है और इस पर भी है 1.276 पर भी, तो 1.276 की पावर 2 हमने कैलकुलेट की तो ये आ गया 1.628, और ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 6 2 हो जाएगा 12, नीचे वाला -11 ऊपर लेकर आ गए तो ये पावर लग गई प्लस में 11, क्योंकि बेस सेम है तो एक के ऊपर पावर लगाई जा सकती है। अब नीचे से जब ऊपर चला गया है तो नीचे नज़र नहीं आ रहा, देखें आपको ये कहीं पे भी सिर्फ लिखा हुआ है 6.673 और ऊपर जो है 1.628 है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1.628 को डिवाइड करेंगे आप 6.673 से तो रिजल्ट आएगा 0.244, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये हो जाएगी 12 + 11 23 हो जाएगी, और जी पी जो है एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी के टर्म मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखें, ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड मास ऑफ अर्थ यहाँ पे देखें मैंने बता दिया है पहले, हाँ, तो मास ऑफ अर्थ यहाँ पे मैंने बता दिया है एम ई इज़ गिवन बाय एम ई इज़ इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल में जी, वेयर जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जी पी जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ है, यहाँ पे ई आना चाहिए था, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा बस जी लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये पी हटा दीजिएगा, आप रिमूव कर दीजिएगा इसको, तो जी जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है अर्थ की है स्मॉल जी, और रेडियस ऑफ अर्थ है आर ई। इफ़ आर पी इज़ द रेडियस ऑफ प्लैनेट, अगर आर पी जो है वो रेडियस ऑफ प्लैनेट हो तो तब जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि आर पी जो है वो बराबर है 20% आर ई के, ठीक है, आर पी जो है वो 20% आर ई के बराबर है। तो आर पी की वैल्यू हमने निकाल लिया, परसेंट का सिंबल हटा दिया, 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.2 आर ई हो गया। अब मास ऑफ प्लैनेट जो है वो क्या होगा, स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय 0.2 आर ई और इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ प्लैनेट जो है हो जाएगा, अब जी की जगह हम लिख देंगे 9.8, 0.2 एज इट इज़ लिखा हुआ है, आर रेडियस ऑफ अर्थ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा करिएगा मास ऑफ प्लैनेट ही कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने उस वाले सवाल में किया था ना, पूरा वैसे ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कुछ अजीब सा लग रहा है ये, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा एम पी, इसको आप कह दीजिएगा लेकिन इसको आप जी पी अगर कहेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि जी पी जो है वो मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ वाली हम यूज़ कर रहे हैं, ये बात आपको भी मेंशन करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मतलब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इस चीज़ में, बाकी सब बिल्कुल ठीक हुआ हुआ है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है।
यानी कि पूरा वही सवाल है जो पीछे सॉल्व किया है, बस सिर्फ क्या इजाफी काम हो रहा है कि जो ग्रेविटी थी ना, ग्रेविटी उसकी वैल्यू 9.8 मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सारा डेटा उसने अर्थ के टर्म्स में ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैं सारा डेटा जो है वो वही वाला यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो एम पी इज इक्वल टू जी 0.2 आर ई स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई कैपिटल जी हो गया। सारी वैल्यूज हमने पुट की, सिम्प्लीफिकेशन की, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है अभी ये 2.391 एक्सपोनेंट 23 किलोग्राम। ठीक है, तो मास हमारे पास प्लेनेट का आ गया है 2.391 एक्सपोनेंट 23 किलोग्राम। अब अगला सवाल देखते हैं जनाब। इसमें पूछ रहे हैं हमसे राइट डाउन एनी 4 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और ये जो है सब आपको आंसर मिल जाएगा बुक में, ये सवाल मौजूद है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है ना, 4 इस्तेमालात बताने हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, लाइक कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, फॉर मेकिंग स्टार मैप्स, नक्शे वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, फॉर मेकिंग मैप्स ऑफ प्लानिटरी सरफेसेस, प्लैनेट्स की जो सरफेसेस वगैरह हैं उनके नक्शे वगैरह बनाने के लिए, मैप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं मौसम के लिहाज से, मौसम की क्या सूरत हाल है वगैरह वगैरह। फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, पैसेंजर्स और बोथ टू परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। तो स्पेस में जो है वो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सैटेलाइट ही इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये उन्हीं का काम है। ठीक है ना, तो इंस्ट्रूमेंट लाना ले जाना, पैसेंजर्स को लाना ले जाना, एस्ट्रोनॉट्स को, तो ये दोनों काम या फिर कोई एक चीज़ या फिर दोनों काम, तो ये इस्तेमाल होते हैं इसके लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब अगला सवाल, व्हाट इज़ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 144 पर, बुक में पेज नंबर 144 पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। और ये वाला आंसर भी वहीं पर है, बुक में पेज नंबर 144 पर ही ये वाला आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है ये पूछ रहे हैं इसमें आपसे वो। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन ज़मीन के गिर्द 24 घंटे में, 24 आवर्स में, और इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़, और ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इस तरह के जो सैटेलाइट है जो जिसका टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स हो। एज अर्थ ऑल्सो कम्प्लीट इज वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। अब ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो स्पिन कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात का आना जाना है, तो वो भी 24 घंटे में करती है ये काम। तो इसका मतलब दोनों की स्पीड क्योंकि सेम है, तो ये स्टेशनरी अपेयर होगा, यानी कि जो सैटेलाइट है ज़मीन के लिहाज से जो इसकी रिलेटिव वो होगी, स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, वो ज़ीरो होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ये बात वहाँ पे ब्लू बॉक्स में भी लिखी हुई है किताब के अंदर। तो देयरफॉर द अबव सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, यानी अर्थ के लिहाज से जो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स है। ठीक है, टाइम पीरियड से मुराद ये है कि वो एक पूरा चक्कर ज़मीन के गिर्द 24 घंटे में पूरा करता है, और ज़मीन भी अपना पूरा चक्कर जो कंप्लीट करती है अपने एक्सिस के अराउंड जो स्पिन करती है, घूमती है, तो वो जो है वो भी काम 24 घंटे में ही करती है। अब दोनों चीज़ों की स्पीड सेम है, एक जैसा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी हमें नज़र आएंगे। तो इसीलिए जो है ये जो ऑर्बिट है इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, जिसे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कह रहे हैं, इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है इसको हम कह रहे होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो कहते हैं ज़मीन को, स्टेशनरी कहते हैं जो चीज़ रुकी भी हो, तो ज़मीन के लिहाज से रुका हुआ है अगर ये ऑर्बिट, यानी इस ऑर्बिट में अगर हम किसी भी सैटेलाइट को भेजेंगे तो ज़मीन के लिहाज से हमें स्टेशनरी लगेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, स्टेशनरी लगेगा, उसकी स्पीड 0 हमें मालूम होगी। अब अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, वाई द टू सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम स्पीड इन द सेम ऑर्बिट। कह रहे हैं दो सैटेलाइट हैं और दोनों के मासेस क्या हैं, अलग अलग हैं, और दोनों सेम ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, लेकिन स्पीड उनकी दोनों की सेम है। हालांकि एक भारी है, यानी कि एक का वज़न ज़्यादा है, एक का वज़न कम है, एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है, लेकिन दोनों की स्पीड वो कह रहे हैं कि सेम है। तो ऐसा क्यों है? तो आंसर ये है जनाब इसका, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को उसके मदार में रखने में हेल्प करती है, ज़रूरी है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इसका फार्मूला यहाँ पे गिवन मैंने डायरेक्ट दे दिया है, इसकी डेरिवेशन पूरी मौजूद है बुक के अंदर, और फार्मूला है v इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है h। तो ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ से चेंज होती है, तो उसने मैंने यहाँ पे जी एच यूज़ किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर मौजूद होगा ये, तो जी एच लिखा है सबस्क्रिप्ट में मैंने, और मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है कैपिटल आर प्लस में एच। तो ये कैपिटल आर जो है ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ, और एच जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर
कितनी हाइट पर मौजूद है सैटेलाइट, ये वो हाइट है, एल्टीट्यूड कह रहे होते हैं इसको हम, स्मॉल एच को। तो वे जी एच जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है एट एल्टीट्यूड एच, और आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। आर प्लस एच दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये उस सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा जिसमें वो घूम रहा है, जिस मदार में, जिस ऑर्बिट में, जिस रास्ते में ऑर्बिट चल रहा है ज़मीन के गिर्द, उसका रेडियस जो है वो क्या होगा, आर प्लस एच होगा। अब देखो यहाँ पे कहीं भी मास नज़र नहीं आ रहा हमें, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको मास नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है जो कि ज़रूरी है सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में रखने के लिए, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, मास से इंडिपेंडेंट है। तो यही बात यहाँ पे मैंने बताई है, सिंस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ पे थस आना चाहिए था, ये मैंने डस, ये गलती से आ गया जनाब, तो यहाँ पे आप थस लिख लीजिएगा या देयरफॉर लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा काइंडली। तो यहाँ पे देयरफॉर आएगा, ठीक है, तो देयरफॉर लिख लीजिएगा। तो देयरफॉर या सो या थस, इस तरह का कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। द टू सैटेलाइट्स हैविंग डिफरेंट मासेस हैव सेम स्पीड इन द सेम ऑर्बिट, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रही मास के ऊपर, वो उससे इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए आप मास जो मर्जी कर लें सैटेलाइट का, उसका स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जनाब हमने कंप्लीट सोल्यूशन आपको चैप्टर नंबर 6 के सेल्फ असेसमेंट का प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।